morning all. Let us today start with our next class on requirement analysis and specification. So let us proceed further, and the topics for today's lecture are introduction, requirement analysis, specification, SRS document, decision tree, table tree. ठीक है, तो ये सारे कुछ टॉपिक्स हैं जिनको आज हम ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं. सो बेसिकली होता क्या है, इसमें एक मेन रीज़न ये लिखा है कि प्रोजेक्ट जो है वो बेसिकली फेल क्यों हो जाते हैं. तो अगर किसी भी काम को हम बिना प्रॉपर प्लानिंग के करें, अगर हम प्लान ना करें कि किसी काम को करने में हमारे को कितने रिसोर्सेस रिक्वायर्ड हैं, कितना टाइम लगने वाला है और क्या पॉजिटिव आउटकम आएगा और रिस्क, इस काम को करने में हमारा रिस्क कितना है, डाउन साइड कितना है. ठीक है, तो विदाउट डूइंग प्रॉपर एनालिसिस अगर हम किसी काम को कर रहे हैं बिना उसके अपसाइड जाने, बिना उसका डाउन साइड निकाले, कितना टाइम लगने वाला है, क्या रिसोर्स लगने वाले हैं, तो एक अच्छा खासा चांसेस है, प्रोबेबिलिटी अच्छी खासी है कि वो प्रोजेक्ट जो है वो हमारा हमारा फेल हो जाएगा. एक अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी है कि वो फेल हो जाएगा. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे यही बात बोल रहा है कि कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी प्रोजेक्ट, एनी प्रोजेक्ट, नॉट ओनली द प्रोजेक्ट इन योर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, we have to first determine and find out what we are building, what we are trying to construct, what we are trying to make, and is it in line with the customer's requirement, is it in line with the customer's requirement, what the customers actually want, what we are building, हम क्या बना रहे हैं और क्या ये हमारा जो कस्टमर का रिक्वायरमेंट है उससे मैच करता है. आगे बात करें, इम्पॉर्टेंट टू लर्न रिक्वायरमेंट एनालिसिस और स्पेसिफिकेशन. अगर हम सॉफ्टवेयर्स के फील्ड में अगर हम बात करें, सॉफ्टवेयर्स के फील्ड में अगर हम बात करें तो इसको लर्न करना ज़रूरी है कि पहले तो हमें रिक्वायरमेंट जो हैं वो अलग अलग सोर्सेज से कलेक्ट करनी पड़ती हैं. उसके बाद उसका इंस्पेक्शन, एनालिसिस, ये सब करना पड़ता है कि किस पर्टिकुलर पार्ट में हमें क्या परफॉर्म करना है, कैसे करना है, क्या टेक्निक लगानी है, क्या मेथड लगाने हैं, कितने रिसोर्सेज लगेंगे, कितना टाइम लगेगा एक पर्टिकुलर पार्ट को हमें, मॉड्यूल को हमें कोड करने में या बनाने में. ठीक है, उस पर्टिकुलर पार्ट को करने में, और उस पर्टिकुलर काम को करते समय हमारे पास पॉइंट्स ऑफ कंसर्न्स क्या क्या होने वाले हैं. पॉइंट्स ऑफ कंसर्न्स हमारे पास क्या क्या होने वाले हैं, यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि टेक्निक्स केयरफुली, वी हैव टू टेक केयर ऑफ द टेक्निक्स वेरी केयरफुली कि हमारे को क्या क्या पॉइंट्स ऑफ कंसर्न हैं. अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ये मान के चलें कि एक आपका डैम है, ठीक है, तो जो आपका पानी उसमें इकट्ठा होगा, उसका जो पानी का प्रेशर होगा वो जो हमारे दीवार, जो डैम की जो वॉल्स बनेंगी उसकी स्ट्रेंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. हालांकि मैं सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं हूँ, लेकिन दिस इज़ माय ओन माइंड अंडरस्टैंडिंग एंड कैलकुलेशन कि पानी इकट्ठा होगा, मिलियंस ऑफ क्यूबिक लीटर्स पानी इकट्ठा होगा, उस पानी का एक फोर्स या प्रेशर बनेगा. ठीक है, अब जो हमें इसमें कितना पानी इकट्ठा करना है डैम में, अब क्या जो दीवारें इसकी बनेंगी वो इतनी सस्टेन्ड या पावरफुल होंगी कि वो इस पर्टिकुलर प्रेशर को होल्ड कर पाएंगी. तो दिस इज वन एग्जाम्पल, लेट्स प्रोसीड फर्दर. गोल ऑफ रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन फेज क्या है कि हम जो है हमारे प्रोजेक्ट को या यूजर्स रिक्वायरमेंट को पूरी तरह से समझ पाएँ कि हमारे यूजर्स की रिक्वायरमेंट क्या है, कि हमारे यूजर्स का रिक्वायरमेंट क्या है, यूजर्स हमारा एक्चुअल में किस तरह का प्रोजेक्ट उसको चाहिए, हमारे यूज़र को किस तरह का प्रोजेक्ट चाहिए. गोल्स मीन्स उसके टारगेट्स या उसके एजेंडास क्या हैं. गोल्स मीन्स उसके हमारे जो ये कला काम है, कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स एंड स्पेसिफिकेशन का, कि हम इस रिक्वायरमेंट्स को पूरी तरह से समझ लें. ठीक है, रिमूव इनकन्सिस्टेंसीज जो हमने रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं, मतलब फॉर एग्जांपल इनकन्सिस्टेंसी एग्जांपल शायद लास्ट लेक्चर में मैंने दिया था कि अगर किसी इनफॉर्मल मीटिंग है, उसमें किसी अकाउंट्स के एम्प्लॉय ने बोला कि प्रोसेस एक्स में से हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू सेपरेट करनी है, और फिर एक पर्टिकुलर दूसरे अकाउंट्स के एम्प्लॉय ने बोला कि प्रोसेस एक्स में से हमें पर्टिकुलर वैल्यू ऐड करनी है. तो ये एक तरीके से कॉन्फ्लिक्टिंग बात हो गई.
ठीक है, ये जो हो गया ये आपकी एक तरीके से कॉन्फ्लिक्टिंग बात होगी। तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग केसेस जो हैं ये सब हमारे को वो हमारे जो हमारा एसआरएस डॉक्यूमेंट बनेगा ये उसमें नहीं होने चाहिए। ठीक है, ठीक। डॉक्यूमेंट रिक्वायर प्रॉपरली, अब ये जो है कि डॉक्यूमेंट जो हम बनाएंगे, जो हम डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट्स लिखने वाले हैं, इसको हमें एक प्रॉपरली एक पूरा एक इसकी पूरी एक फाइल बनती है। ठीक है, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि दे विल मेक a proper documentation of all each and every requirement of, I am saying of each and every requirement। ठीक है, ठीक है, ठीक है। consist of two distinct activities, ये इसकी दो एक्टिविटीज है। एक है आपका रिक्वायरमेंट गैदरिंग और एक है आपका स्पेसिफिकेशन। गैदरिंग एंड एनालिसिस ये एक, और दूसरा ये दैट इज स्पेसिफिकेशन। ठीक है, तो बेसिकली हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है हर एक केस में कि किस पर्टिकुलर आपने अलग अलग सोर्सेज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, उसका पूरा एनालिसिस हो गया कि फॉर एग्जांपल कि जो हम इनपुट वैल्यू लेंगे वो इंटीजर लेंगे या फ्लोट लेंगे। फॉर एग्जांपल ऐसे एनालिसिस करने के लिए बात है कि हमें पैसे रुपीज़ और पैसे के टर्म्स में एग्जैक्ट वैल्यू देनी है डेसिमल के टर्म्स में, या फिर राउंडेड वैल्यू देनी है। ठीक है, अगर जो डेसिमल के टर्म्स एग्जैक्ट वैल्यू देनी है अप टू 2 और 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल 24.467, तो आपको वेरिएबल टाइप, बट ऑब्वियसली बात है फॉर एग्जांपल इन सी लैंग्वेज तो आपको वेरिएबल टाइप फ्लोट लेना पड़ेगा। और राउंडेड फिगर वैल्यू लेनी है तो अगर खाली इतना ही रखना है तो you may take integer value for example in C language। ठीक है, तो it might depend types of variable हमें क्या चूज करने हैं, तो ये it might depend on your the language in which the project is being developed। so this is one example for your analysis part। ठीक है, who carries out requirement analysis and specification। अब सवाल ये है कि इंडस्ट्री में जब प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो मैंने अपने लास्ट पिछले लेक्चर्स में भी कहा है कि जो पर्सन्स, वी कैन नॉट अंडरमाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ एनी पर्सन इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट। हम किसी की भी इम्पोर्टेंस को जो हमारे प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हैं, किसी की इम्पोर्टेंस को हम अंडरमाइन नहीं कर सकते। वट एवर देयर रोल्स आर, उनके रोल्स चाहे कुछ भी हो। अब इस पर्टिकुलर काम को करता कौन है? हु कैरीज आउट द रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशंस। पर्सन हु अंडरटेक्स रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशंस, कौन जो है इसको काम को परफॉर्म करता है इंडस्ट्री में। मेन ये कह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर काम को परफॉर्म कौन करता है। इस पर्टिकुलर काम को जो परफॉर्म करते हैं इंडस्ट्री में उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम एनालिस्ट। वी कॉल देम एज सिस्टम एनालिस्ट। बेसिकली उनका काम क्या है? डेटा कलेक्ट करना, जो भी प्रोडक्ट डेवलप हो रहा है, कोई भी प्रोडक्ट हो। प्रोडक्ट कैन बी एनी प्रोडक्ट, इट कैन बी एनी प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट जो है वो कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनी प्रोडक्ट। एनालाइजेस कलेक्टेड डेटा। अब उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड डेटा को ये एनालिसिस करेंगे। वेदर फोरकास्टिंग, स्टॉक मार्केट डेटा, एनीथिंग कुछ भी हो सकता है। राइट डाउन द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। अब फॉर एग्जांपल, अब जो भी फॉर एग्जांपल कोई प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है आपका, फॉर एग्जांपल लेट्स से वेदर फोरकास्टिंग के लिए, फॉर एन एग्जांपल आई एम जस्ट सेइंग फॉर एन एग्जांपल, स्टॉक ट्रेडिंग के लिए, ठीक है, स्टॉक ट्रेडिंग के लिए। अब हमें उसके लिए एसआरएस बनाना पड़ेगा कि अब पर्टिकुलर अगर प्रोजेक्ट बनना है तो इसके लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट्स क्या क्या रहेंगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। फाइनल आउटपुट जो है वो हमारे प्रोजेक्ट का क्या आएगा? व्हाट विल बी द फाइनल आउटपुट ऑफ द प्रोजेक्ट? फॉर एग्जांपल लेट्स से इन टर्म्स ऑफ स्टॉक ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर्स, कल की जो वैल्यूज आई थी वो हमारे पास इनपुट है। ठीक है, दूसरे पैरामीटर्स हमने देख लिए कि दूसरे हमारे टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या बोल रहे हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ इंडिकेटर्स इन स्टॉक मार्केट कि हमारे दूसरे इंडिकेटर्स क्या बोलते हैं, और ट्रेंड क्या रहेगा, वेदर इट विल बी अप ट्रेंड और अ डाउन ट्रेंड। बेस्ड ऑन दोज स्पेकुलेशंस दे रिकमेंड देयर क्लाइंट्स अबाउट डिफरेंट ट्रेडिंग ऑप्शंस। ठीक है, तो दिस इज, ठीक है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये यहाँ पे रिक्वायरमेंट की बात हो गई। फाइनल आउटपुट हमारा किस तरीके से आएगा? ठीक है, किस स्टॉक में
अपसाइड मूव आएगा, किस स्टॉक में डाउन साइड मूव आएगा, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट आउटपुट ऑफ डिफरेंट टेक्निकल इंडिकेटर्स। ठीक है, रिव्यूड बाय द कस्टमर्स। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो इन्होंने एसआरएस बनाया है उसको ये कस्टमर्स को भेज देते हैं, उसको एसआरएस जो बनता है उसको दे देते हैं कस्टमर्स के पास, मतलब क्लाइंट कंपनी के पास। यहाँ पे कस्टमर का मतलब हो गया कि आपकी जो क्लाइंट कंपनी है, क्लाइंट कंपनी के पास चला जाता है और वहाँ पर वो उसको रिव्यू करते हैं। दे रिव्यू इट वेरी इन वेरी कूल मैनर। वंस एक बार वो उसको रिव्यू कर लेते हैं, रिव्यूड एसआरएस। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि रिव्यूड मीन्स कि क्लाइंट कंपनी ने उसको एक बार रिव्यू कर लिया, वो फ्यूचर एक्टिविटीज के लिए आपका एक बेस बन जाता है कि फ्यूचर में जो मतलब जो आने वाला टाइम है, जो आगे हम क्या करने वाले हैं, आगे हम जो है हमारे सॉफ्टवेयर को इस पर्टिकुलर एसआरएस के अकॉर्डिंग डेवलप करने वाले हैं, जो कि एक तरीके से एग्री डॉक्यूमेंट है बिटवीन द डेवलपर कंपनी एंड द क्लाइंट कंपनी। ठीक है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस की बात करें तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस जो है वो बेसिकली बोल रहा है कि हमारा दो पार्ट्स में बना होता है। पहला है आपका रिक्वायरमेंट गैदरिंग, की रिक्वायरमेंट्स आपको गैदर करनी है, ठीक है, सब जगह से। वी हैव डिस्कस अबाउट 2-3 मैथड। उसके बाद बात करता है ये आपके एनालिसिस की कि हमें उनमें एनालिसिस अप्लाई करना है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम्स। अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जैसे कोई हमारे पास सॉफ्टवेयर बनाने को आया, अब उसमें जैसे फॉर एग्जांपल कि आज से कुछ साल पहले तक एल्गो ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था। एल्गो ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट आया स्टॉक ट्रेडिंग में। अब जब इस तरह का सिमिलर सॉफ्टवेयर बनना है जिसमें हमने एल्गो ट्रेडिंग लगा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सिमिलर जो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर हैं उनको हम स्टडी करेंगे, उनको हम स्टडी करने वाले हैं कि पुराने जो सॉफ्टवेयर हैं वो कैसे आज की या फ्यूचर की प्रेडिक्शन देते कि आज से 1 महीने बाद द पर्टिकुलर स्टॉक प्राइस विल बी दिस मच। ठीक है, तो जस्ट फॉर एग्जांपल स्टडिंग एग्जिस्टिंग प्रोसीजर्स, कि हमारे एग्जिस्टिंग प्रोसीजर्स क्या होने वाले हैं। डिस्कशन विद कस्टमर्स एंड एंड यूजर्स। हमारा यहाँ पे कस्टमर से मतलब हो गया कि हमारा क्लाइंट कंपनी के साथ, ठीक है। और अगर ये जर्नल सॉफ्टवेयर है, अगर हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं जो कि कॉमन पब्लिक के लिए होने वाला है, देन यू कैन से दैट कंपनी ऑफिशियल्स में डिस्कस इट विद कस्टमर्स। ठीक है, एंड यूजर्स कौन होने वाले हैं? एंड यूजर्स, जहाँ पे कस्टमर्स होने वाले हैं। एनालिसिस ऑफ व्हाट नीड टू बी डन एटसेट्रा, हमें बेसिकली कैसे प्रोसीड करना है, करना क्या है। ठीक है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग को जो का एक नया टेक्निकल टर्म भी है, उसको हम रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन भी कहते हैं। ठीक है, रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन भी कहते हैं। प्रोजेक्ट इज टू बी ऑटोमेट सम एग्जिस्टिंग प्रोसीजर। अब यहाँ पे एक एग्जांपल के लेके बोल रहा है कि इफ आपको एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को ऑटोमेट करना है, सम एग्जिस्टिंग प्रोसीजर्स, कुछ आपके पास एग्जिस्टिंग प्रोसीजर्स हैं और हमको उनको ऑटोमेशन करना है, ऑटोमेट एग्जिस्टिंग। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा है कि आपको अकाउंटिंग एक्टिविटीज है उसको ऑटोमेट करना है। ठीक है, अब टास्क ऑफ सिस्टम एनालिस्ट इज अ लिटिल ईजियर। यहाँ पे अब जो है सिस्टम एनालिस्ट है उसका काम क्या हो गया यहाँ पे कि ये बोल रहा है कि अब इसका काम आसान हो चुका है। एनालिस्ट कैन इमीडिएटली ऑब्टेन इनपुट आउटपुट फॉर्मेट्स, कि हमें इनपुट क्या देना है, हमारा इनपुट फॉर्मेट्स क्या रहेंगे, आउटपुट फॉर्मेट्स क्या रहने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ ईजी कैसे हो गया, क्योंकि ईजी होने का काम आसान कैसे हो जाएगा, पुराने एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, उनकी स्टडीज हो गई, रिक्वायरमेंट गैदर करी, फॉर्मल मीटिंग, इनफॉर्मल मीटिंग, क्वेश्चनेयर, सर्वेज, इन तरीके से रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी करी। अकाउंट डिटेल्स ऑफ ऑपरेशनल प्रोसीजर्स, और जो आपका उस हमारी पर्टिकुलर क्लाइंट कंपनी का जो प्रोसीजर है, वो पर्टिकुलर कंपनी का जो अकाउंटिंग प्रोसीजर है वो किस तरह से काम करते हैं, जब वो डिटेल सारी हैं तब काम आपको कंपनी का जो एनालिस्ट है उसका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो डिटेल है ये आसान हो रहा है कैसे, क्योंकि ये दोनों डिटेल्स जब मिल जाएंगी तब। ठीक है भाई, आगे बात करें। एक्टिविटीज इसमें क्या क्या शामिल हैं? स्टडिंग द एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंटेशन। जब हम धीरे धीरे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं तो इसमें एक ही एग्जिस्टिंग कुछ हमारे पास
पहले से क्या कुछ कोई डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है या नहीं है। भाई एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंटेशन को स्टडी तो तब करेगा ना जब वो कुछ ऑलरेडी एग्जिस्ट करता हो। क्या मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आपका प्रोजेक्ट किस टाइप का है। अगर प्रोजेक्ट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में कुछ फीचर्स एड ऑन करने हैं तो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंटेशन फाइल सब कुछ होंगी। लेकिन ऐसा कोई प्रोजेक्ट है जो एकदम नया है, मार्केट में उस तरह का कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है, तो मतलब वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो है स्क्रैच से डेवलप होना है। बात समझ में आ रही है? मतलब वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो है वो आपका अब स्क्रैच से डेवलप होना है। मतलब उसकी ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में कहीं भी कोई किताब नहीं है, गूगल पे कुछ नहीं है, किसी भी सर्च इंजन के पास कुछ नहीं है। ठीक है। Here comes the role of research persons in software industries and रिसर्च पर्सन जो हैं इंडस्ट्री, जो आपकी टॉप शॉट बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, याहू, एल्काटेल, माइक्रोसॉफ्ट, इनमें पर्सन जो हैं वो आपके रिसर्च डिपार्टमेंट में इन्वॉल्व हैं। हियर कम्स द रोल फॉर रिसर्च पर्सन्स, जो आपके रिसर्च में लोग इन्वॉल्व हैं। भाई जब पहले से वर्ल्ड में कहीं से कुछ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, किसी भी सर्च इंजन में कहीं कोई किताब नहीं है, तो भाई अब एक नया काम हो गया, एकदम नया। ठीक है भाई, एकदम नया काम हो गया। आगे बात करें। अब इट डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ प्रोजेक्ट कि आपका प्रोजेक्ट कैसा है। टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, कंप्यूटर इंडस्ट्री में तो रिसर्च हो रही है कि नहीं हो रही है? ठीक है भाई, इंटरव्यूज लिए, जिस जो क्लाइंट कंपनी है उनके इंटरव्यूज लिए, कुछ आउटसाइड क्लाइंट कंपनीज भी इंटरव्यू ले सकते हैं अगर रिलेटेड सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है तो। ठीक है। अब टास्क एनालिसिस, उसमें कोई और भी काम होते हैं आपके रिक्वायरमेंट गैदरिंग में, टास्क एनालिसिस, सिनेरियो एनालिसिस, फॉर्म एनालिसिस, समझ लेते हैं इनको क्या होते हैं। ठीक है, कहाँ गए? ठीक है। एब्सेंस ऑफ वर्किंग सिस्टम्स, लॉट ऑफ इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी आर रिक्वायर्ड। अब एक वर्किंग, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर एक वर्किंग सिस्टम नहीं है, पहले से कोई वर्किंग सिस्टम नहीं है, तो फिर भाई बहुत दिमाग लाना पड़ेगा। लॉट ऑफ इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी की ज़रूरत है। मतलब एकदम से एक नया टास्क आ गया जिसका पहले से कुछ आइडिया नहीं है, तो भाई अब सोचना तो पड़ेगा, दिमाग तो लगाना पड़ेगा। इंटरेक्टिंग विद कस्टमर्स, अब कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट करके करना क्या है, रेलेवेंट डेटा इकट्ठा करना है। ये नहीं कुछ भी इकट्ठा करके ले आए। अब इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, अभी ये बोल रहा है कि इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। जब रिलेटेड डेटा इकट्ठा करना है कस्टमर्स के साथ से बात करके या क्लाइंट्स कंपनीज के इंडिविजुअल से बात करके, तो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस की बात है। अब इसमें, अब मेरे को तो रियल लाइफ एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जितना मैं समझ पाया हूँ उसके हिसाब से मैं बता देता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल एक इंटरव्यू या मीटिंग हो रही है, ठीक है, तो दुनिया में भांति भांति प्रकार के लोग होते हैं। अब आप 100-200 लोगों को बुला के इंटरव्यू में जब आप बात करोगे, मतलब इनफॉर्मल मीटिंग में बात करोगे, तो वहाँ पे 5, 10, 15 लोग रहेंगे जो खुद से आगे बढ़ के सारी बात बोलेंगे, खुद से आगे बढ़ के सारी बात बोलेंगे। पहली बात बोल दी मैंने, ठीक है, सेल्फ मोटिवेटेड। कुछ लोग रहेंगे जिनको, जो रिसोर्स पर्सन कंपनी के हैं, उनसे उन्हें पूछना पड़ेगा, सर आप कुछ इसके ऊपर लाइट थ्रो कीजिए, आप कुछ बताइए कि आपके डिपार्टमेंट में किस तरह से काम हो रहा है। कुछ रहेंगे जो चुपचाप एकदम साइड में कहीं बैठे होंगे और चुपचाप सारी बात सुन रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे कि चल क्या रहा है। तो इस केस को हम नाम देंगे पुश केस। ठीक है। और थर्ड एंड द लास्ट कुछ इस टाइप के होंगे जिन्हें कोई मतलब ही नहीं है क्या चल रहा है, बस बैठे हुए हैं। ठीक है, बस बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये दिस 2 टाइप ऑफ पर्सन्स जो हैं वो आपके रिसोर्स पर्सन के को इन्फॉर्मेशन देंगे। ठीक है, इन्हें थोड़ा, जो इस टाइप के होंगे इन्हें थोड़ा जो है पुश करना पड़ेगा। मतलब जैसे बोलते हैं
आपके देसी लैंग्वेज में ये थोड़ा खोदना पड़ेगा। ठीक है भाई, ठीक है। डिजायरेबल एट्रीब्यूट्स क्या है इसके, कि एक तो आपकी इंटरेक्शन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, मतलब बातचीत की जो कला होती है, बातचीत की कला जो होती है, ये बेसिकली हर एक किसी को आती नहीं है। किस तरह से बात करनी है, किस तरह से बात रखनी है, सामने वाले को बुरा भी ना लगे, और कंपनी सामने वाला पर्सन जो है वो खुश होके के बात भी बता दे सारी। तो इसलिए बोला है कि दिस इज इस तरह, इसलिए जो रिसोर्स पर्सन आते हैं दे शुड हैव गुड इंटरेक्शन स्किल्स। ठीक है, तो मेजरली 99.99% इन द आईटी इंडस्ट्री जैसे बोल रहे हैं कि दे आर स्किल्ड, रेपुटेटेड, ठीक है। इमेजिनेशन क्रिएटिविटी, अब इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी भी चाहिए। अब बेसिकली है क्या, क्योंकि ईच एंड एवरी पर्सन इज नॉट वेरी एक्सप्रेसिव इन नेचर। सारे लोग जो है वो दे आर नॉट वेरी एक्सप्रेसिव इन नेचर, ठीक है। तो in academics we have to be very expressive in nature to make students understand what we are trying to teach. But in some people in other industries they are involved with machines, ठीक है। तो सिंपल मोनोटोनस टाइप का टास्क है, जॉब दिया मैकेनिकल इंडस्ट्री में, और उनका पूरा आउटपुट जो भी उसका लकड़ी का या लोहे का जो भी बना डिवाइस बनाना है, वो शेप में कन्वर्ट होके आउटपुट आ गया, मोनोटोनस टाइप का है। तो कुछ भी पीपल, मैं ये कह रहा था कि लोग जो है वो बड़े एक्सप्रेसिव नहीं है, तो हो सकता है वो कुछ और कहना चाह रहे हो। तो इट इज अप टू द रिसोर्स पर्सन कि उनकी बात को समझे कि क्या सर आप यही बात कहना चाह रहे हैं, जो आप कहना चाह रहे हैं कि एक्चुअल में वही बात है, या इसके अलावा कुछ और बात तो नहीं है। इस तरीके से एक्सपीरियंस, भाई तजुर्बा तो चाहिए भाई, बिना एक्सपीरियंस के कि अब बेसिकली एक स्किल भी होती है, रीडिंग द ह्यूमन बीइंग्स, सामने वाला पर्सन किस तरह का, फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं, ह्यूमरस नेचर का है, जॉली है, सीरियस नेचर का है, इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, एम्बिगर्ट है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये आपकी एक्सपीरियंस से आती हैं बेसिकली, सर चीज़ समझनी पड़ती हैं, ठीक है। अभी केस स्टडी है, केस स्टडी एक तरीके से एग्जांपल दिया हुआ है कि किस तरह से काम करना है। बेसिकली एक प्रोजेक्ट है एक इंजीनियरिंग कैंपस में, उसमें कैंपस के डिपार्टमेंट के पास ज़्यादा बजट नहीं है, तो उन्होंने बेसिकली जो आपका ऑफिशियल वर्क है, डिपार्टमेंटल मैनुअल वर्क है, उसको ऑटोमेट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाना है। तो उसको वही बोल रहे कि स्टूडेंट्स को दे देते हैं, ठीक है। एकेडमिक इन्वेंट्री एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एट द सीएससी डिपार्टमेंट, लो बजट है, तो स्टूडेंट्स वॉलंटियर्स को जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं उन्होंने इसको स्टूडेंट्स वॉलंटियर्स को दे दिया है कि आपको ये प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है। ठीक है, टीम वर्क फर्स्ट, पूरा का पूरा जो आपकी स्टूडेंट वॉलंटियर टीम है उसको हेड ने सारा का सारा काम समझा दिया कि हमारा जो पूरा ऑफिस वर्क है उसमें क्या क्या प्रोसेसेस हैं और उसमें हम कैसे कैसे से काम करते हैं, ठीक है। एनालिस्ट फॉर डिस्कस्ड, जो आपका एनालिस्ट था उसने दोनों क्लर्क जो क्लरिकल स्टाफ है उनके साथ सारा डिस्कस किया, स्पेसिफिक रेस्पॉन्सिबिलिटीज समझी कि जो आपके क्लरिकल स्टाफ है उनकी स्पेसिफिक रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं। तो जब ये बात समझ में आ गई कि उनकी स्पेसिफिक जिम्मेदारी क्या है, तब उसके बाद ये डिसाइड होगा कि हमें एक्चुअल में ऑटोमेट करना क्या है, तो जो आपके और बाकी स्टूडेंट से भी बात हुई, फैकल्टी से बात हुई, ठीक है। तो इस तरीके से है, जो आपके साथ के और लोग हैं उनसे भी उनसे सबसे बात करके सारा एनालिसिस निकाला गया कि करना क्या है। दिस इज होल अबाउट दिस प्रोसीजर, ठीक है, कि हमें क्या किस तरह से करना है, स्टेप्स क्या रखने हैं, डिस्कस वेरियस सिनेरियोज, काफ़ी सारे अलग अलग सिनेरियोज डिस्कस करेगी। सिनेरियोज तो कई डिसाइड हो सकते हैं, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल टाइम टेबल में
some new teacher joins the campus, then change of timetable. For an example, analyst collected different types of forms. क्या क्या forms, अब ये जब एनालिसिस होगा तो अलग अलग टाइप के फॉर्म्स बनेंगे. तो मेजर पर्पस क्या है? मेजर पर्पस ये है कि आपको रिक्वायरमेंट्स को क्लियरली समझना है. यू हैव टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट्स वेरी क्लियरली. उसमें रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो, क्लियर हो और एम्बिगस ना हो. ऐसी ना हो कि जो सामने वाले को कंफ्यूज कर दें. ऐसी ना हो कि बेसिकली जो सामने वाले को कंफ्यूज करें कि करना क्या है, इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पर एग्जैक्टली करना क्या है. ठीक है, ठीक है. तो आप बेसिकली आप जब आपका ये इनकम्प्लीट और इनकंसिस्टेंट आ जाएगी, इसको भी रिजॉल्व ही करा जाता है. अल्टीमेटली लास्ट में इसको रिजॉल्व करते हैं फर्दर डिस्कशन के बाद, जो आपके क्लाइंट कंपनीज हैं या जो आपके एंड यूजर्स हैं. ठीक है,